जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम लाए हैं गणित की अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महा रिवीजन। आइए हम शुरुआत करते हैं इस महा रिवीजन की। तो आप अपनी सभी किताब खोल लीजिए और किताब में जो पेज नंबर बताता है वो निकालते जाइए, क्योंकि हम मोस्ट इंपोर्टेंट आने वाले क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप निकालिए वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1। वास्तविक संख्याओं में आपको पेज नंबर बताता हूँ, वो निकाल लीजिए आप। पेज नंबर निकालिए आप 6। इस पेज नंबर के अंदर आपको सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 पॉइंट प्रश्नावली जो 1.1 है उसमें निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहली जो संख्या दे रखी है वो है आपकी 140 दे रखी है। इनको अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त करना है। इसमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो। तो देखिएगा 140 है, इसका यहाँ पे हल लिखना है आपको। ये 140 लिखे है आपने 140। देखिए अभाज्य गुणनखंडन अभाज्य संख्याओं से ही प्राप्त होंगे। सबसे पहले 2 का डिवाइड करते हैं। 2 का डिवाइड करोगे 7 दूनी 14, 0 का 0, फिर 2 का 3 दूना 6, 7 में से 6 गया, 1 बचा 10 हुआ, 5 दूनी 10। अब इसके अंदर 5 का जाएगा, 7 पंजा 35, फिर 7 का 7 एकम 7, फिर आप यह लिखोगे 140 इज इक्वल टू, देखिए कितने आए टुकड़े, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। यही है आपके पास में संख्या लिखी। वापस 140 को लिखो और 2 कितनी बार आया, 2 बार स्क्वायर लगा लो, फिर गुणा 5 गुणा 7। यह आपका क्या हुआ उत्तर। इसी प्रकार दूसरी जो संख्या है 156, 3825, 5005 और 7429, इनको आप करना। एक प्रश्न में आपको इसमें से 156 वाला और बता देता हूं कैसे करोगे। देखिएगा इसको मैं मिटा रहा हूं। अभाज्य गुणनखंडन की टेक्निक बताई है मैंने आपको, तो आपको दूसरी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडन निकालने हैं। 156 का करना है, ये लिखा मैंने 156। देखिए 156 लिखो, फिर डिवाइड करो। 2 का 7 दूनी 14, 1 बचा, इसको दिया 16 हुआ, 8 दूनी 16, फिर 2 का 3 दूना 6, 1 बचा, इसको दिया 18, 9 दूनी 18, फिर 3 का 1 तरी तरी और 3 तरी 9, फिर किसका 13 का 13 एकम 13। तो ये आया आपके पास में 156 इज इक्वल टू 2 गुणा 3 गुणा 13। फिर वापस 156 लिखो। 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, इसलिए स्क्वायर 2 की घात 2। 3 एक बार आया, गुणा में 3, और 13 एक बार आया 13। ये आपका क्या हुआ उत्तर। ये हो गया अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त करना। इसके बाद हम सोल्व करने वाले हैं अगला प्रश्न। संख्याएं दे रखी है, इसमें पूर्णांकों को निम्नलिखित, प्रश्न संख्या 2 है, इसमें कहा है कि पूर्णांक दे रखे हैं, निम्नलिखित युग्म है पूर्णांक के जिसके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं और इसकी जांच करनी है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफलन होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफलन के बराबर होता है। तो ये तो प्रश्न कर लिए हमने अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त करने के। दूसरे जो अन्य प्रश्न है वो आपको सोल्व करने हैं, वो आप सोल्व करके देखना। सामान्य सी चीज है, इसमें आपको लिखना है अभाज्य गुणनखंडन के रूप में डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जितने टुकड़े आते हैं उनको गुणे के रूप में लिखना है। गुणे के रूप में लिखने पर जितनी बार संख्या आती है उसको उसके ऊपर घात 3 बार आएगी तो 2 की घात 3 हो जाएगी, 2 बार आएगी 2 की घात 2 हो जाएगी, 4 बार आएगी 2 की घात 4 हो जाएगी। इसी प्रकार 3 भी 2 बार आएगा तो 3 की घात 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, देखिएगा ध्यान से। प्रश्न संख्या 2 प्रश्नावली 1.1 का। प्रश्नावली 1.1 का आपके प्रश्न संख्या 2, इसमें कहा है इसने 26 और 91 संख्या दी, कितनी 26 और 91। ठीक है, अब 26 और 91 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे बेस्ट टेक्निक 26 लिखो 91 लिखो, अभाज्य गुणनखंडन करते हैं इसके। 2 का डिवाइड देखो, 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 91 में नहीं जाता है। अब 13 का देखते हैं, 13 एकम 13, 13 7 91। अब 7 का 1 और 1। देखिएगा एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ किसका, 26 और 91। जिस संख्या का ज्ञात करें उसको कोष्टक में लिखना है, फिर बराबर लगाओ। अब देखो हमने यहाँ पे डिवाइड किया, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका दोनों में डिवाइड जा रहा है। 2 का
26 में गया, 91 में नहीं गया। 13 में भी गया और 91 में भी गया, यानी कि 13 एक ऐसी संख्या है जिसका दोनों ही संख्याओं में क्या गया, डिवाइड गया, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हुआ, 13। अब एलसीएम चाहिए, क्या चाहिए, एलसीएम। एलसीएम लेने से पहले अगली संख्या की जांच करो, क्या दोनों में डिवाइड जा रहा है, 13 एकम 13 आ चुका है, यहाँ पे 7 में जा रहा है, 1 में नहीं जा रहा, यानी कि इसका एचसीएफ क्या हुआ, 13 हुआ। हमें चाहिए एलसीएम, क्या चाहिए, एलसीएम किसका चाहिए, 26 और 91 का। मैंने लिखा 26 और 91। अब ये जो तीनों संख्या है इनको गुणा में लिखो, 2 गुणा 7 गुणा 13, ठीक है। फिर वापस लिखो एलसीएम 26 और 91। देखिएगा 2 का गुणा 7 से 14 गुणा 13 बराबर, गुणा करो, 13 चौके 52, 52 का 2 हासिल लगा 5, 13 एकम 13, 13 और 5 18, 182। ये आपका क्या आया, उत्तर। यहाँ पे तो आपने निकाला एलसीएम और एचसीएफ, एचसीएफ और एलसीएम आपके पास में आ चुका है। अब आपको इसकी जांच करनी है, ठीक है। तो आप लिखोगे जांच करने पर, आप लिखोगे LHS, क्या लिखोगे, LHS। LHS में इसने क्या कहा, दो संख्याओं का गुणनफल, जो संख्या दे रखी उनका गुणा, यानी कि 26 गुणा 91, इन दोनों का गुणा करना है। गुणा करो आप, यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा 26 और 91 का गुणा, यहाँ पे गुणा करके देख लो साइड में रफ कॉपी में, 6 एकम 6, 9 छंगानी 54 का 54 गुणा 2 एकम 2, 9 दूनी 18 लिखा, 6 4 2 6 5 8 13 का 3 1 2, कितना है 23 26, ठीक है। अब इसने कहा है आरएचएस चेक करना है, यानी कि आरएचएस में इसने कहा है एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करना है, किसका, एचसीएफ और एलसीएम का। एचसीएफ कितना आपके पास में 13, एलसीएम कितना आपके पास में 182। देखिए दोनों का गुणा करते हैं, 13 दूनी 26, 26 का 6 हासिल लगा 2, 13 आटे आपके पास में हो जाएंगे, 13 आटे हो जाएंगे आपके पास में 91 और 104, 104 का आपके पास में आ जाएगा 4 और 104 और ऊपर हासिल 2 लगे हुए हैं, 2 लगे हुए हैं तो यानी 106, 106 का आपके पास में 6, 106 का 6 और हासिल लगेगा आपके पास में 10, 13 एकम 13, 13 और 10 हो जाएंगे आपके पास में 23, 23 66। देखिएगा यहाँ पे आपने जोड़ कीजिए, 6 और 4 2 कितने होते हैं 6, ये कितने हैं 6, 23 66, 23 66। क्या एलएचएस और आरएचएस बराबर आया, क्या एलएचएस और आरएचएस बराबर आया, एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस बराबर आरएचएस। ये क्या हुआ, जांच हुई, क्या हुई, जांच हुई, क्या हुई, जांच हुई, ठीक है। इस प्रकार से आपको अगले प्रश्न की भी जांच करनी है, जिसमें संख्या दे रखी 510 और 92 और दूसरी संख्या दे रखी 336 और 54। इसकी आप जांच करके देखना, ये सारे क्वेश्चन जो है नंबर्स पे आधारित है, तो ये सारे इंपोर्टेंट होते हैं, क्या होते हैं, इंपोर्टेंट। और इसके बाद हम करने वाले हैं अगला प्रश्न। देखिएगा अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। किस विधि से करना है, अभाज्य गुणनखंडन विधि से। तो तीसरे का पहला प्रश्न, एक प्रश्न मैं बताता हूँ, 2 प्रश्न आप करिएगा। प्रश्न है 12 15 और 21, 12 15 और 21 कितने हैं, 12 15 21। मैंने लिखा यहाँ पे 12, ये लिखा 15, ये लिखा 21। देखिएगा कॉमन संख्या का भाग, सबसे पहले 2 का डिवाइड करता हूँ, किसका, 2 का, 2 छंगे 12, 15 में डिवाइड नहीं जाता है, 21 में डिवाइड नहीं जाता, यानी कि 2 तो कॉमन नहीं है। एचसीएफ किसका निकाल रहे हैं हम, एचसीएफ निकाल रहे हैं 12 15 और 21 का, किसका, 21 का। और एलसीएम किसका निकालेंगे, एलसीएम भी निकालेंगे 12 15 और 21 का। देखिएगा 2 कॉमन नहीं आया, 2 को एलसीएम में लिखते हैं, एचसीएफ पे कुछ नहीं। अब देखिए वापस यहाँ पे 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 3 6, 2 का 15 में नहीं जाता, 21 में नहीं जाता, यानी कि 2 का सभी में भाग नहीं गया, यानी कि 2 किस में आया, एलसीएम में आया। एचसीएफ चाहिए ना, अभी तक एचसीएफ के लिए कॉमन संख्या आना जरूरी है। 3 का डिवाइड सभी में जा रहा है, 3 एकम 3, 5 3 15, 7 3 21, 3 का 3 में भी गया, 15 में भी गया, 21 में भी गया, यानी कि 3 किस में आया, एचसीएफ में। और एलसीएम में तो 3 आएगा ही। उसके बाद हम करते हैं 5 का डिवाइड, 1 का 1, 5 एकम 5, 7 का 7, 5 का सभी में नहीं गया, यानी कि किस में आएगा, एलसीएम में, गुणा। अब करेंगे हम 7 का डिवाइड, किसका, 7 का, 1 का 1, 1 का 1, 7 एकम 7, सभी जगह 1 1 आ गया और क्या आया, 7, 7 का सभी में नहीं गया भाग, 7 लिख लिया। एलसीएम कितना आया, 3 आया। एलसीएम के लिए गुणा करना पड़ेगा, गुणा करो, 2 का गुणा 2 से 4, 4 का गुणा 3 से 12,
12 पंजे 60, 12 का गुणा 5 से 60, 60 का गुणा 7 से करोगे तो 7 संख्या 42, 420। कितना आया एचसीएफ 3, एलसीएम कितना 420। ये क्या आया आपके पास में उत्तर, कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंडन विधि से। इसी के साथ में दो सवाल आपको करने हैं, 13, 17, 23 और 29 का, 8, 9 और 25 का। इसका 8, 9 और 25 का। इसके बाद में एक सवाल मैं और करवाता हूं जिसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिए, बार बार एग्जाम में पूछा गया, प्रश्न संख्या 4 को। किसको? प्रश्न संख्या 4 को। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न संख्या 4 को मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। इसने कहा है इस प्रश्न में एचसीएफ जो है वो इसने कहा है 306 और 657 है। कितना है? 306 और 657। फिर इसने कहा है जो एचसीएफ है वो है इसका 9। कितना है? 9। और इसने कहा है कि इसका एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 306 और 657 का क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। दो संख्याएं दे रखी है, हमें सूत्र पता है। यहाँ लिखेंगे हम हल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, किसका? दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये हमारे पास में सूत्र होता है। दोनों संख्या क्या है? पहली संख्या है 306 गुणा दूसरी संख्या है 657 बराबर, देखिएगा एचसीएफ कितना 9 दे रखा है। एलसीएम किसका ज्ञात करना? 306 और 657 का। तो एलसीएम कोष्टक 306 और 657। ध्यान से देखिएगा, मैंने एलसीएम लिखा वापस या फिर का चिन्ह लगा के। एलसीएम किसका? 306 और 657 का बराबर, देखिएगा ये जो संख्या है 306 गुणा 657 बटा में, ये इधर 9 गुणे में था, इसको इस तरफ लाया तो क्या हो गया? भाग में। बराबर का चिन्ह लगा रहा हूं। 9 का डिवाइड करो, 9 का भाग किसमें जा रहा है? 657 जाएगा 306 में। 306 में देके देखते हैं। 9 3 27, 9 3 27, 9 3 27, 30 में से 27 गए, 3 बचे, 3 इस 6 को दिए, 36 हुए। 9 चौके 36, 9 चौके 36 कर गया पूरा का पूरा, ये आया 657। अब आपको गुणा करना है, यहाँ साइड में लिखिए 657 और गुणा करिए 34 का। किसका? 34 का। 7 चौके 28 का 8, हासिल लगा दो। 5 चौके 20 और 2 22 का 2, हासिल लगा दो। 6 चौके 24, 24 और 2 26 गुणा 7 तरी 21 का 1, हासिल लगा 2। तो 5 तरी 15, 15 और 2 16 और 17, 17 का 7, हासिल लगा 1। 6 तरी 18 और 1 19, ये लिखा। ये 8 का 8, 2 का 2 और 1 3, 7 और 6 13, 13 का 3, हासिल 1, 9 1 10, 10 और 2 12 का 2, हासिल 1, 1 और 1 2। ये कितना आया आपके पास में? 22 338। ये आपका क्या आया? एलसीएम आया। यहाँ पे आप लिखिए उत्तर। ठीक है, इस प्रकार से आपको अगले प्रश्न भी करने हैं। और इसमें जो प्रश्न संख्या 5, 6 और 7 है, इनको मोस्ट इंपोर्टेंट मत करना। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जैसा कुछ नहीं है, लेकिन प्रश्न संख्या 7 पूछा जा सकता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करके इसमें आप एलसीएम ज्ञात कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब एक प्रश्न और इंपोर्टेंट है जो मैं आपको करवाता हूं, जिसको मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में ले लेना। आप निकालिए पेज नंबर 6, उदाहरण नंबर 3। कौन सा? उदाहरण नंबर 3। उदाहरण 3 में दिया गया है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। सबसे अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ को अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा ज्ञात करना है और एलसीएम को अभाज्य गुणनखंडन विधि से नहीं करना है, अन्य विधि सूत्र लगा के करना है। संख्या दे रखी 96 और 404, ये लिखा मैंने 96 और 404। अब हमें लिखना है एचसीएफ ज्ञात करना है किस विधि से? अभाज्य गुणनखंडन। ये लिखा हल, ये करो अभाज्य गुणनखंडन 404, 2 का डिवाइड करते हैं। 4 दूनी 8, 1 बच्चा 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, फिर 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, फिर 2 का यहाँ पे 12। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए आगे करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 2 का डिवाइड इसमें नहीं जा रहा। क्या 3 का डिवाइड जा रहा है? क्या पूरे में? 3 का डिवाइड भी पूरे में नहीं जा रहा। 24 में जाएगा, 101 में देखते हैं 3 तरी 9 नहीं जाएगा। ठीक है, तो 4 का भी नहीं जाएगा, यानी कि किसी अन्य संख्या का नहीं जा रहा है। यानी कि 2 चीजें आई है आपके पास में कॉमन संख्या। 2 का 96 और 404 में भी गया, 2 का 48 और 202 में भी गया।
इसका HCF आया आपके पास में HCF, इसका 96 और 404 का ये आया 2 गुना 2। फिर लिखिए HCF 96 और 404 का ये आ जाएगा 2 गुना 2, कितना आया आपके पास में 4 आया। कितना आया 4 आया। अब आपको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए आप यहाँ पे सूत्र लगाइए। सूत्र लगाओगे आप तो आपके पास में आएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल। कौन सा फल गुणनफल बराबर आएगा HCF गुणा LCM। दोनों संख्याओं का गुणनफल या फिर क्या चीज 96 गुणा 404 बराबर HCF कितना आया 4। एलसीएम किसका निकालना है 96 और 404 का। तो एलसीएम 96 और 404। देखिए यहाँ पे हम लगाएंगे या फिर का चिन्ह। लिखा मैंने एलसीएम किसका निकालना है 96 और 404 का। 404 लिख लिए बराबर लगाए 96 और 404। इस तरफ जो संख्या दे रखी थी गुणे में उनको लिखा गुणे में 404। फिर इधर HCF था 4, इधर गुणे में था, इधर आया तो भाग हुआ। फिर से या फिर का चिन्ह एलसीएम 96 और 404 का निकाल दे बराबर 4 का डिवाइड कर दो। 4 का डिवाइड इस 96 में कर रहा हूँ तो 4 दूनी 8, एक बच्चा इसको दिया 16, 4 चौके 16, 24 गुणा 404। देखिए हमारे पास में सॉरी 404 है ये। 24 का गुणा किससे करना है 404 से करना। तो यहाँ साइड में लिखिए 404 गुणा 24 किसका 24, 4 चौके 16 का 6, हासिल 1 का 1, 4 चौके 16 का 16 क्रॉस 4 दूनी 8 0, 4 दूनी 8। देखिए 6 का 6 8 और 1 9, 6 का 6 8 और 1 9, 96 कितना आ रहा है 96। एलसीएम 96 और 404 का कितना आया 96। देखिए ये आपका क्या आया उत्तर। क्या आया उत्तर। इसने एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहा। इसने कहा HCF ज्ञात करो अभाज्य गुणनखंडन से। अभाज्य गुणनखंडन से HCF ज्ञात किया। फिर इसने कहा एलसीएम को दूसरी विधि से ज्ञात करना है। इसने नहीं कहा दूसरी विधि से, लेकिन समझने वाला सवाल था। दूसरी विधि यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल और HCF और एलसीएम का गुणनफल से ज्ञात करना था। तो हमने इसका दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा एलसीएम लगाया और दोनों का गुणा करते हुए HCF का भाग लगाया तो एलसीएम आ गया 96। ठीक है। इसी के साथ में इस प्रश्नावली के जो अगले जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको करने वाले हैं। आप इसको उतार लीजिए। अब आप निकाल लीजिए पेज नंबर 8 पे। इसने कहा √2 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। क्या करना है सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं प्रूव। कि प्रूव यानी कि सिद्ध करना। सिद्ध करेंगे किसको √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिएगा मैं आपको एक संख्या बताऊंगा प्रूव करना, अन्य संख्याओं में सिर्फ आपको संख्याएं बदलनी है, सेम प्रोसेस वो की वो ही रहेगी। तो सबसे पहले लिखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या उदाहरण नंबर दे रखा है। इसमें प्रमेय 1.3 दे रखी है और 8। ठीक है। सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिएगा ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिखो हल। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है मानना है कि √2 क्या है एक परिमेय संख्या है। √2 परिमेय संख्या है तो इसके दो सहअभाज्य क्या सहअभाज्य इसके दो सहअभाज्य गुणनखंडन। रुकिएगा देखिए √2 एक परिमेय संख्या है तो इसके दो सहअभाज्य गुणनखंडन। कितने अभाज्य गुणनखंडन दो सहअभाज्य गुणनखंडन उपस्थित हो सकते हैं। या मान लीजिए कि R और S में एक और केवल एक ही अभाज्य गुणनखंडन होंगे। तो √2 को परिमेय संख्या मान लिया है तो इसमें आपको लिखना है सबसे पहले कि यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा √2 एक परिमेय संख्या है तो √2 बराबर हो जाएगा a/b। क्या हो जाएगा a/b। a/b हो गया तो a और b के एक और केवल एक ही सहअभाज्य
गुणनखंडन खंड उपस्थित है। देखिएगा ए और बी, रूट 2 बराबर ए बटा बी, परिमेय संख्या को पी बटा क्यू, ए बटा बी या आर बटा एस जिस रूप में लिखना चाहे लिख सकते हैं। बी का मान नॉट इक्वल टू 0, जहां बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये सारी चीजें लिख ली। अब हमें क्या करना है, इसको अपरिमेय सिद्ध करना है। तो हमें ये सिद्ध करना होगा कि इसका एक और केवल एक ही सहभाज्य गुणनखंडन नहीं, अन्य सहभाज्य गुणनखंडन भी उपस्थित हो, ये हमें सिद्ध करना होगा। तो सबसे पहले रूट 2 बराबर ए बटा बी आया, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए बटा बी बराबर रूट 2, ये लिखा। फिर मैं इस बी को उस तरफ ले जाऊंगा, किस तरफ, उस तरफ। ए बराबर या फिर क्या चिन्ह बी रूट 2, इसका मैं वर्ग करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, वर्ग। ठीक है, मैं वर्ग कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखूंगा वर्ग करने पर ए का स्क्वायर बराबर 2, स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा और बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ए स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो ए भी 2 से विभाजित है। ठीक है, यदि ए स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है, यहाँ फिर का चिन्ह लगा रहा हूँ, देखिए ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, ये 2 गुणे में था, इधर आया भाग में, इधर क्या बचा बी स्क्वायर। यदि 2 का भाग ए स्क्वायर में लगा रहे थे, ए स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो ए भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा, सम संख्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगा। तो ए भी 2 से विभाजित होगा, तो हमारे पास में यहाँ पे हम लिख सकते हैं, या फिर का चिन्ह ए बटावा 2 बराबर क्या आया, सी। ठीक है, अब मैं वापस यहाँ पे लिख रहा हूँ बराबर या फिर का चिन्ह ए बराबर आया ए बटावा 2, फिर मैं इसको लिख रहा हूँ ए बराबर 2 को उधर लेके तो 2 सी आया। फिर लिखूंगा यहाँ पे वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने। देखिएगा दूसरी चीज में इस तरफ लिखूंगा, मार्कर चेंज कर लेता हूँ, जिससे आपको क्या होगा कि आसानी रहेगी। दोनों तरफ वर्ग करूंगा, ये आएगा मेरे पास में ए का स्क्वायर आया। अब देखिएगा ए का स्क्वायर आने पर इधर वर्ग किया तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और इधर हो जाएगा सी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, सी का स्क्वायर। यहाँ से मैं ए स्क्वायर का मान लिखता हूँ, एक ए स्क्वायर का मान कितना, 2b स्क्वायर, कितना 2b स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह मैं लिख रहा हूँ यहाँ से 2b स्क्वायर, लिखना लिखा 2b स्क्वायर, या फिर का चिन्ह बराबर ये कितना 4c का स्क्वायर, या फिर का चिन्ह बी स्क्वायर का बी स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, 2 गुणे में था, इधर आया भाग हुआ, या फिर का चिन्ह बी स्क्वायर बराबर 2 का डिवाइड किया तो 2, ये आया सी स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे लगा रहा हूं मैं या फिर का चिन्ह, यहाँ पे देखिए 2 को इस तरफ ले जाएंगे, किस तरफ, इस तरफ, तो सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटा 2। ठीक है, तो बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो बी कितना, बी भी 2 से विभाजित है, अतः विरोधाभास प्राप्त हुआ कि रूट 2 का केवल एक ही सहअभाज्य गुणनखंड उपस्थित है, इसलिए रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। अब आपको कुछ नहीं करना है, हर सवाल में देखिए सेम ऐसे करना है, रूट 2 कर दिया, रूट 2 लिखा, रूट 3 देगा, रूट 3 लिखोगे, एक परिमेय संख्या है तो रूट 3 बराबर ए बटा 2, तो ए और बी के एक और केवल एक ही सहभाज्य गुणनखंडन उपस्थित है, जहां बी नॉट इक्वल टू 0, ए बटा बी बराबर रूट 3 स्क्वायर, इसको बी को उस तरफ ले जाओ, ए बराबर बी रूट 2, वर्ग करने पर ए स्क्वायर बराबर यहाँ पे 3 आ जाएगा और बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3 का डिवाइड जाएगा, ए बटा 3 सी आ जाएगा, ए बराबर 2c, वर्ग करने पर वापस यहाँ पे 2c की जगह 3c रहेगा, ए स्क्वायर बराबर यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9c स्क्वायर, वापस 3b स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 b को भी डिवाइड करेगा, 3b और a को भी डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये
इसका सहभाज्य गुणनखंडन एक और उपस्थित है जो 2 है, जिसे विरोधाभास प्राप्त हुआ कि √2 का केवल और केवल एक ही सहभाज्य गुणनखंडन उपस्थित है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आप दूसरे प्रश्न भी कर पाओगे। इसको है जैसा जैसा याद कर लीजिए फॉर्मेट, क्योंकि ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा। अन्य प्रश्नों को मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, हम जा रहे हैं प्रश्नावली 2 की तरफ। किसकी तरफ? प्रश्नावली 2 की तरफ। इसको मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसका। देखिएगा, प्रश्नावली 2 की तरफ जाने से पहले कुछ इंपोर्टेंट चीजें लिखवा देता हूँ। देखिए, कर्मागत कर्मागत संख्याओं, कौन सी संख्याओं? कर्मागत संख्याओं का HCF हमेशा हमेशा एक होता है। कितना होता है? एक होता है। और एलसीएम दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक है, यदि कोई दो संख्या कर्मागत जैसे 6 और 7 दे दिया, कितना दे दिया? 6 और 7। इसका HCF पूछे, क्या पूछे? HCF कितना होगा? L। एलसीएम कितना होगा? ये हो जाएगा 6 गुणा 7, 7 होंगे 42 उत्तर। समझ में आ गई बात? ये याद कर लीजिएगा, ये लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट। अब हम चल रहे हैं प्रश्नावली 2 की तरफ। ठीक है, प्रश्नावली 2 जो पढ़ने वाले हैं उसमें पेज नंबर निकालिए आप 23। पेज नंबर 23 पे जो उदाहरण दे रखा है उसको मोस्ट इंपोर्टेंट करिएगा। क्या करेगा? मोस्ट इंपोर्टेंट। इसमें उदाहरण में दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर, एक द्विघात समीकरण दे रखा है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 कितना? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये दे रखा है आपको उदाहरण नंबर 2। कितना? उदाहरण नंबर 2। इसमें आपको क्या करना है कि इसके शून्यक ज्ञात करने। क्या ज्ञात करने हैं? शून्यक। और शून्यक ज्ञात करने पर उनके गुणांकों के बीच सत्यता के संबंध की जो सत्यता की जांच है वो करनी है। गुणांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप लिखोगे हल, लिखोगे दिया गया द्विघात समीकरण। कौन सा समीकरण? द्विघात समीकरण। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इसके हम टुकड़े करते हैं। क्या करते हैं? टुकड़े। मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर या फिर का चिन्ह यहाँ पे बराबर में 0 लिखिए, क्योंकि जो व्यापक रूप होता है, क्या होता है? व्यापक रूप किसका? द्विघात समीकरण का। एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर कितना होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। हमारे पास में है एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 10, कितना? 10, इधर कितना? 0, यहाँ पे प्लस लगा रहा हूँ। इस 7x के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर x का गुणा 10 से करेंगे, कितना आएगा? 10x स्क्वायर। कितना? गुणा करने पर आ जाए 10x स्क्वायर, और जोड़ने और घटाने पर आए कितना? 7x। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2x प्लस का 5x, कितना? 5x। 2 का गुणा 5 से किया 10 आया, x का गुणा x से किया x स्क्वायर आया, और 5 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 7x आएगा। मैं यहाँ पे x को कॉमन ले रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? x को कॉमन लिया तो x स्क्वायर था, x बाहर आया, एक x बचा, प्लस एक x बाहर आया, 2 बचा, प्लस का प्लस 5 को मैंने बाहर लिया, x बचा, फिर प्लस 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 0, x प्लस 2, x प्लस 2 को मैंने कॉमन लिया। क्या लिया? x प्लस 2 को कॉमन, x प्लस 2 बाहर आया, यहाँ से x बचा, ये प्लस का 5 बचा, बराबर में कितना? 0। 2 समीकरण आ चुके हैं। x प्लस 2 बराबर करो 0, x बराबर प्लस 2 उधर गया तो माइनस का 2, x प्लस 5 बराबर करो 0, x बराबर प्लस 5 उधर गया माइनस का 5। आपके पास में जो शून्यक आए हैं, ठीक है, जो शून्यक है वो है x बराबर 1 तो आया, माइनस का 2, एक आया माइनस का 5, कितना? माइनस का 2 और माइनस का 5। अब हमें करनी है सत्यता की जांच। क्या करनी है? सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम करने जा रहे हैं सत्यता की जांच। आपको शून्यक याद रखने हैं। शून्यक आए हैं हमारे पास -2 और माइनस का 5, कितना? -2 और माइनस का 5। सत्यता की जांच करने वाले हैं हम। देखिएगा, सत्यता की जांच में आपको हमेशा याद रखना है, यहाँ पे हल लिख लेते हैं। शून्यक आया आपके पास में -2, x बराबर माइनस का 2 और माइनस का 5। हम सत्यता की जांच करने वाले सत्यता में ये होता है कि आपके पास में शून्यक होता है, शून्यक जो अल्फा और बीटा के रूप में लेके जाते हैं, तो अल्फा सबसे पहले आएगा आपके पास में अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस b/c के बराबर। अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों की जोड़ -2 और माइनस का 5, किसका? माइनस का 5। इसके बीच में क्या लगेगा? दोनों को कोष्टक में बंद करो और बीच में क्या लगेगा? प्लस लगेगा। क्या लगेगा? प्लस। देखिए व्यवस्थित लिखता हूँ वापस। पहला शून्यक अल्फा, ये -2, फिर प्लस का चिन्ह बीटा, माइनस का 5, बराबर लगा रहा हूं मैं।
माइनस का चिन्ह। देखिए यहाँ पे व्यापक समीकरण से, देखिए व्यापक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से एक्स स्क्वायर ए की जगह कुछ नहीं, एक आया, क्या आया, एक आया। क्या इसमें ए है, नहीं चाहिए, सॉरी, यहाँ पे माइनस बी बटावा ए होता है, क्या होता है, माइनस बी बटावा ए होता है। तो ए की जगह क्या आया, एक आया, यानी कि बटावा में कितना, एक आएगा। अब देखिए यहाँ पे बी की जगह ये 7 आ रहा है, कितना आ रहा है, 7, मैंने लिखा 7, ये आ गया 7। अब देखिए इसकी जोड़ करने वाले हैं हम, क्या करने वाले हैं, जोड़ गुणा भाग जो भी होगा, या फिर क्या चीज, माइनस का 2 प्लस माइनस 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 5 बराबर, एक का भाग 7 में दिया 7, माइनस का माइनस, या फिर क्या चीज, माइनस 2 और माइनस 5 माइनस का 7 बराबर माइनस का 7, दोनों बराबर आए। अल्फा प्लस बीटा की जांच हुई, किसकी हुई, अल्फा प्लस बीटा की। अब हम गुणे वाली जांच करने वाले हैं, अल्फा गुणा बीटा की जांच, ये होता है सी बटावा ए, क्या होता है, सी बटावा ए। अल्फा का मान -2, बीटा का मान गुणे में माइनस का 5, दोनों को कोष्टक में बराबर, सी का मान कितना है, देखिए सी की जगह कितना आ रहा है, 10, मैंने लिखा 10, बटाव में ए की जगह कितना आया, 1, बटाव में लिखा 1, 2 का गुणा 5 से 10, माइनस का गुणा माइनस से प्लस बराबर, 1 का भाग 10 में 10, 10 बराबर 10, यानी कि सत्यता की जांच हुई, सत्यता की जांच हुई। समझ में आई बात, इस तरीके से जांच करनी है आपको, क्या करनी है, जांच, अल्फा प्लस बीटा लिखना है, माइनस बी बटावा ए, अल्फा गुणा बीटा लिखना है, सी बटावा ए, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हम प्रश्न करने वाले हैं उदाहरण नंबर 3, कौन सा, उदाहरण नंबर 3, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट करने वाले हैं उदाहरण नंबर 3, इसको वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वाले सवाल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि ये एग्जामिनर के पसंदीदा सवाल होते हैं। क्या होते हैं, पसंदीदा सवाल। इसमें दिया है इसने एक्स स्क्वायर, उदाहरण नंबर 3 में एक्स स्क्वायर, और फिर दिया माइनस का 3, क्या दिया, माइनस का 3। इसने कहा इसके शून्य को ज्ञात करने हैं, और शून्यों को और गुणांकों के बीच में सत्यता के संबंध की क्या करनी है, जांच करनी है। यहाँ पे लिखना है हल, आपको लिखना है दी गई सर्व समीकरण, दिया गया द्विघात बहुपद, कौन सा, दिया गया द्विघात बहुपद, ये लिखा द्विघात बहुपद, ये लिखा एक्स स्क्वायर माइनस का 3। यहाँ पे तुलना कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। एक्स स्क्वायर जगह एक्स स्क्वायर, ए की जगह कुछ नहीं है, ए बराबर कितना, 1, फिर बी की जगह कुछ नहीं, एक्स वाला मान इसमें है नहीं, यानी कि बी बराबर कितना है, 0। सी की जगह कितना आ रहा है, माइनस का 3, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, इसलिए माइनस का 3, ये किसके बराबर, सी के बराबर, सी बराबर माइनस का 3। देखिए ये तीनों मान लिख लिए। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस का 3 है, मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये बराबर में कितना, 0, क्योंकि द्विघात बहुपद किसके बराबर, 0 के बराबर, ये 0 लिखा। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, या फिर का चिन्ह, एक्स स्क्वायर माइनस 3 को उधर भेजा, प्लस का 3 हुआ, या फिर का चिन्ह, एक्स का एक्स स्क्वायर को उधर भेजा तो ये हुआ रूट का 3, क्या हुआ, रूट का 3, और प्लस माइनस लग जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर प्लस माइनस की संख्या, माइनस से गुणा होने में प्लस, प्लस से गुणा होने पर प्लस आता है, इसलिए यहाँ पे लगता है प्लस माइनस। एक्स बराबर आ जाएगा आपके पास में, एक बार प्लस रूट 3, एक बार आएगा माइनस का रूट 3, दो शून्य का है अल्फा बीटा, अल्फा आया प्लस रूट 3, बीटा आया माइनस रूट 3। अब इसकी क्या करनी, सत्यता की जांच, किसकी जांच, सत्यता की जांच। यहाँ पे लिखोगे आप जांच करने पर किसकी, इसकी सत्यता की। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको व्यवस्थित करेंगे, ठीक है। जांच करने पर, क्या करने पर, जांच करने पर, जांच कर रहे हैं तो हमारे पास में आता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटावा ए, क्या होता है, माइनस बी बटावा ए। अल्फा का मान है रूट 3, कितना, रूट 3, प्लस बीटा का मान है माइनस का रूट 3, बराबर माइनस का माइनस, बी का मान है 0, ए का मान है 1, लिखा रूट 3 प्लस माइनस माइनस रूट 3 बराबर 1 का भाग 0 में दिया 0, ना तो माइनस का होता है ना प्लस का होता है, रूट 3 में से रूट 3 किया 0 बराबर 0, यानी कि अल्फा प्लस बीटा सत्य है। अब हम ज्ञात करेंगे अल्फा गुणा बीटा, ये होता है सी बटावा ए, अल्फा बीटा गुणा यानी कि रूट 3 अल्फा गुणा बीटा है माइनस का रूट 3, कितना, माइनस का रूट 3। सी का मान है आपके पास में, देखिए सी का मान है माइनस का 3, और ए का मान है आपके पास में 1, मैंने लिखा ये 1, रूट 3 का गुणा रूट 3 से 3, माइनस का माइनस, 1 का भाग 3 में दिया 3, माइनस का माइनस, माइनस 3 बराबर माइनस 3, एंड दोनों संख्या बराबर आ रही, यानी कि सत्यता की जांच हुई, किसकी हुई, सत्यता की जांच हुई। देखिएगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर हम अगला प्रश्न करने वाले हैं, कौन सा प्रश्न, अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में हम द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, जिसके शून्यक दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, शून्यक दे रखे हैं। मैं एक चीज बताऊंगा आपको, उदाहरण में बता देता हूँ, एक दो उदाहरण ये बता दिए हैं। अगली प्रश्नावली जो है
उसमें आपको शून्य ज्ञात करने, सत्यता की जांच करनी है, उसको हमने पूर्व के वीडियो में बनाया हुआ, तो वहां से आप देख लीजिएगा सारा वीडियो। कोई प्रश्न समझ में नहीं आए, बाकी मैंने आपको एक एक फॉर्मेट बता दिया, इस तरीके से सारे प्रश्न सोल्व करना, सोल्व हो जाएंगे। और एक फॉर्मेट और देखने वाले हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल हमें दिया गया है। इसको मिटा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। अगला प्रश्न उदाहरण नंबर 4। कौन सा उदाहरण नंबर 4? क्योंकि पूर्व जो वीडियो है उसमें मैंने उदाहरण नहीं करवाया, और एग्जाम में उदाहरण से ही प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए उदाहरण सोल्व करवा रहा हूं। देखिए उदाहरण नंबर आपके पास में 4, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। कौन सा ज्ञात करना? द्विघात बहुपद, शून्यकों का गुणनफल और योग दिया है। ये मैंने लिखा है 4। प्रश्न आप किताब से देखिएगा, इसमें दिया है हल। हल में हमें कहा है, दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, ये इसने दिया है -3। कितना? -3। और अल्फा गुणा बीटा इसने दिया है आपको 2। कितना दिया है? 2। अब देखिएगा, मैं यहाँ पे तुलना करने वाला हूँ। हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा ये होता है -b/a, और अल्फा गुणा बीटा ये होता है c/a। देखिए अल्फा प्लस बीटा किसके? -3 के बराबर। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर? -b/a के बराबर। यानी कि यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा, या फिर का चिन्ह लगा के -b/a बराबर आ जाएगा -3। और इस तरह से अल्फा गुणा बीटा ये किसके बराबर? c/a बराबर है किसके? 2 के बराबर। अब हम करने वाले हैं तुलनाएं। देखिए -b/a मैंने लिखा ये -b/a। देखिए माइनस की जगह माइनस की जगह माइनस, बी की जगह कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, -3/a। ए की जगह कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 लिख लो, यहाँ पे भी 1 लिख लो, ठीक है। यहाँ पे देखिए c/a है, सी की जगह कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, और ए की जगह कुछ नहीं, यहाँ पे 1 लिया ना, यहाँ पे भी कितना आएगा? 1। अब हम यहाँ पे तुलना करते हैं, ए बराबर दोनों जगह 1 आया, 1 लिखा। बी देखिए माइनस की जगह माइनस, बी की जगह 3 आया, कितना आया? 3। और देखिए ए की जगह कितना? 1, और सी की जगह कितना आ रहा है? 2। लिख लिया। अब हम लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में मान रखने पर, मान रखो a का मान कितना? 1 x² का x² प्लस b की जगह कितना? 3 x प्लस c का कितना? 2 बराबर 0। 1 का गुणा x² से x² या फिर का चिन्ह प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। यह आपका क्या आया? द्विघात समीकरण। कौन सा समीकरण? द्विघात समीकरण। तुलना करने से उत्तर आ चुका है। दूसरे प्रश्न आप करने का प्रयास करिएगा, नहीं हो तो हमारा पुराने जो वीडियो है उसको देखिएगा, उसमें सारे सॉल्यूशन दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद में हम चल रहे हैं प्रश्नावली 3 की तरफ। किसकी तरफ? प्रश्नावली 3 की तरफ। उससे पहले मैं आपको एक प्रश्न और करवा देता हूं, जो है आपकी प्रश्नावली 2.2 का चौथा प्रश्न। कौन सा प्रश्न? चौथा प्रश्न, जो है आपका लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट। इसको करने वाले हैं हम। आपकी प्रश्नावली की प्रश्नावली जो 2.2 है उसकी प्रश्न संख्या 2 का चौथा प्रश्न। कौन सा? प्रश्न संख्या 2 का चौथा प्रश्न। देखिए इसमें दिया है 1 और 1, यह शून्यकों का योग है, ये शून्यकों का गुणनफल है। इसके अंदर आपको द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, यानी कि इसने दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना? 1। अल्फा गुणा बीटा बराबर कितना? 1। हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा गुणा बीटा होता है c/a। तुलना करते हैं तो -b/a बराबर आया 1, और c/a आया किसके बराबर? 1 के बराबर। दोनों ही 1 है। देखिए तुलना हो गई। अब देखिए -b/a लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे क्या माइनस की जगह माइनस आया? नहीं आया, तो मैं यहाँ पे एक माइनस लगाऊंगा। अब इस माइनस को वापस प्लस लगाना है, तो कोष्टक के अंदर माइनस, फिर क्या है? 1 मैंने लिखा है। क्या माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे? फिर प्लस का 1 आएगा, ठीक है। बटावा ए की जगह कुछ नहीं है, 1 लिखते हैं, यहाँ पे भी मैंने 1 लिख लिया। देखिए c/a, क्या? c/a, c की जगह 1 है, 1 ए की जगह ऊपर 1 लिखा, नीचे भी 1। देखिए तुलना करते हैं, ए की जगह 1 आया, माइनस बी की जगह देखो माइनस की जगह माइनस, तो बी की जगह माइनस का 1, और ए की जगह आ गया, और सी की जगह कितना है? 1, ठीक है। अब यहाँ पे लिखोगे आप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में मान रखने पर, क्या रखने पर? मान रखने पर a का मान लिखो 1, फिर क्या आया? x² प्लस b का मान कितना? -1 x, और c की जगह कितना? 1 बराबर में 0। 1 का गुणा x² से x², माइनस का गुणा प्लस से माइनस, 1 का गुणा x से x, प्लस 1 का प्लस 1 बराबर में 0। यह क्या है? आपका द्विघात समीकरण। उत्तर, ठीक है, उतार लीजिएगा इसको।
और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अब हम चल रहे हैं प्रश्नावली 3 की ओर। किसकी ओर? प्रश्नावली 3 की ओर। प्रश्नावली 3 में आपके जो ग्राफ वाले प्रश्न हैं वो प्रश्नावली से हटा दिए गए हैं, इसलिए इन प्रश्नों को हम नहीं करेंगे। फिर हम करने वाले हैं इसके अंदर प्रश्न आपकी जो प्रश्नावली 3.1 है उसके अंदर भी ये प्रश्नावली आपके संगत और असंगत वाली हट चुकी है। हम चल रहे हैं प्रश्नावली 3.2 की ओर। किसकी ओर? 3.2 की ओर, जिसमें प्रतिस्थापन विधि से प्रश्नों को क्या करना है? हल करना है। क्या करना है? हल करना है। मैं आपको कुछ सवाल बता देता हूँ, जो 2 सवाल, एक तो थ्योरिकल बताऊंगा, एक आपको समीकरण दे रखा है वो बताऊंगा। ठीक है, इन प्रश्नों को आप हल करने का प्रयास करिएगा। ज्यादा कठिन सवाल नहीं है, सामान्य सवाल है। इनको प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से करने हैं। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन और विलोपन। प्रतिस्थापन विधि में किसी भी x का या y का मान दूसरी जगह पर प्रतिस्थापित किया जाता है, और विलोपन विधि में आपके पास में संख्याओं का गुणा करके समीकरणों में एक पद को बराबर लाया जाता है और फिर इनको प्लस या माइनस किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, हम ले रहे हैं सवाल x प्लस वाई। प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल, इसने कहा है x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है? इसने 14 दे रखा। कितना? 14। और फिर x माइनस वाई बराबर दिया है इसने 4। कितना दिया है? 4। ये दोनों समीकरण इसने दे रखे हैं। फिर हम यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई के मान है x माइनस वाई बराबर, इसको दे दे समीकरण नंबर 1, इसको दे दे समीकरण नंबर 2। हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में, इसमें समीकरण 2 में x या फिर का चिन्ह लगा दो, x बराबर 4 माइनस वाई उधर गया तो प्लस का y, x माइनस वाई उधर गया तो 4 प्लस वाई, इसको कर दो समीकरण नंबर 3। यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 3 से समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित, कौन सी विधि है? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापित करने पर मान क्या कर रहे हैं? प्रतिस्थापित x का कर रहे हैं। ये आपका है समीकरण नंबर 1, x प्लस वाई बराबर कितना है? 14। x का मान कितना है? 4 प्लस वाई, मैंने लिखा 4 प्लस वाई, ये प्लस का y का y, x की जगह 4 प्लस वाई प्लस y का y बराबर 14 का 14। देखिए y और y 2y, कितने? 2y, 14 का 14, 4 को उधर ले गया माइनस का 4, कितना? माइनस का 4, 2y का 2y, 14 में से 4 गए 10 बचे, या फिर का चिन्ह y का y 10 का 10, 2 गुणे में उधर गया भाग, 2 का भाग 10 में दिया 5, या फिर का चिन्ह y बराबर कितना आया? 5, y का मान आ गया है। यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण किसमें? 3 में रखने पर। किसमें रखेंगे? 3 में रखने पर। ये समीकरण नंबर आपका 3 कहाँ गया? ये रहा समीकरण 3। इसमें दे रखा है x बराबर 4 प्लस वाई, या फिर का चिन्ह x का x, 4 का 4 प्लस y का मान कितना आया? 5, ये लिखा 5। ये x बराबर 4 प्लस 5 कितना? 9। ये आपके आगे x बराबर 9 और y बराबर कितना आया? 5। ये क्या है आपके पास में? उत्तर। देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको उतार लीजिएगा। सारे प्रश्न इसी टाइप के हैं। मैं आपको एक थ्योरिकल प्रश्न और करवाता हूँ, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अगली प्रश्नावली। हम नेक्स्ट प्रश्न करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का। प्रश्नावली 3.2 का तीसरा प्रश्न। कौन सा प्रश्न? तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न का मैं पहला प्रश्न बताऊंगा और एक प्रश्न और बताऊंगा, दो मोस्ट इंपोर्टेंट वाले। पहले प्रश्न में कहा है इसने 2 संख्याएं दी। कितनी संख्या है? 2 संख्या है, और उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 26 अंतर है, और पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। कितनी है? 3 गुनी है। ध्यान से देखिएगा, इसने कहा है 2 संख्या है तो हम मान रहे हैं, माना कि प्रथम संख्या यानी कि पहली संख्या बराबर x, और दूसरी संख्या बराबर क्या लेंगे हम? y। क्या लेंगे? y। इन दोनों ही संख्या को ले लिया। इसने कहा पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर ये 26 है, और पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी है? 3 गुनी, यानी x बराबर होगा y का जब y के अंदर 3 का गुणा कर दिया जाएगा, यानी कि x 3 गुना है, y का 3 गुना, यानी y के अंदर 3 का गुणा करने पर कितना आएगा? x का मान आ जाएगा। हमारे पास में समीकरण नंबर आया 1 और समीकरण आया 2, दोनों ही समीकरण आ चुके हैं। अब हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में समीकरण 2 से x का मान रखने पर, देखिएगा ये समीकरण नंबर 2 है। 1 है x माइनस वाई बराबर कितना? 26। x का मान कितना? 3y, मैंने लिखा 3y, या फिर का चिन्ह ये माइनस y का y बराबर 26, या फिर का चिन्ह 3y में से y गया 2y बचा, ये कितना? 26, या फिर का चिन्ह y का y 26, 2 गुणे में उधर गया भाग,
या फिर क्या चिन्ह y का y 2 का भाग 26 में दिया कितना आया 13 आया। यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर y का मान कितना 13। यहाँ पे समीकरण नंबर 2 ये रहा, ये है x बराबर 3y, कितना 3y, या फिर क्या चिन्ह x 3, y का मान कितना 13, गुणा में लिखा मैंने 13, या फिर x बराबर 13 39, कितना 39, यानी कि x बराबर कितना आया 39, y बराबर कितना आया 13, y 3 गुणा है x y से, यानी कि 13 39 है ना, बराबर आ रहा है उत्तर, उत्तर लिख लो। ये उतार लेना। आप एक प्रश्न और करवा रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम करने वाले हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। अगले प्रश्न को हम करने वाले हैं हर और अंश वाले प्रश्न को। कौन से वाले? हर और अंश वाले, जो है आपका प्रश्न संख्या 5, तीसरे का प्रश्न संख्या 5। इसमें कहा यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। हम यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न संख्या 3 और इसका 5वां, माना कि किसी भिन्न का अंश, क्या अंश बराबर x और हर बराबर कितना लेते हैं y, तब भिन्न बराबर हो जाएगी अंश ऊपर हर नीचे x बटा y। ये अब इसने कहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ दिया जाए 2, यानी कि x + 2 और y + 2 कर दिया जाए। कितना कर दिया है 2, दोनों जोड़ दिए तो हमारे पास में 9/11 हो जाती। कितनी हो जाती है 9/11 हो जाती है। इस भिन्न को सरल कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं सरल, 11 को इधर भेजा, 11 x + 2, ये 9 का 9, y + 2 उधर गया, y + 2। देखिए या फिर का चिन्ह, 11 का गुणा 1 से 11x, 11 का गुणा 2 से 11 दूनी 22, ठीक है, 9 का गुणा y से 9y + 9 दूनी 18, ये आ गया। या फिर का चिन्ह 11x का 11x प्लस 22 को उधर भेज दो, ये 9y, और देखिएगा 22 को उधर भेजेंगे तो ये प्लस का 18 इसके साथ ही से माइनस का 22। या फिर का चिन्ह 11x का 11x बराबर 9y है, 9y का 9y प्लस 18 माइनस 22, माइनस करोगे बड़ी संख्या माइनस की, 18 में से 22 गया है, 22 में से 18 गया, 4 बचा, बड़ी संख्या माइनस की। ये समीकरण नंबर क्या हो गया आपका 1 कर दो, इसको क्या कर दो समीकरण 1। दूसरा, अब ये कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ दिया जाए 3, यानी कि x में भी 3 जोड़ा, अंश में और हर में भी कितना जोड़ा 3 जोड़ा, तो ये भिन्न हो जाती है आपके पास में कितनी 5/6, कितनी 5/6 मैंने लिख ली। या फिर का चिन्ह x + 3, मैंने लिखा x + 3, 6 को इस तरफ लाया तो 6 बाहर की तरफ गुणा, ये 6 का गुणा बराबर y + 3 को उधर ले जा रहा हूँ, ये लिखा मैंने y + 3, कितना लिखा y + 3, 6 का गुणा 1 से 6x प्लस का प्लस 36, कितना 36, 5 का गुणा y से 5y प्लस का प्लस 5 का गुणा 3 से 15, कितना आया 15। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 6x प्लस बराबर 5y का 5y प्लस 15 का प्लस 15, 36 को उधर ले गया, किधर ले गया उधर ले गया, माइनस का 36 हो गया। देखिए यहाँ फिर का चिन्ह 6x का 6x बराबर 5y, 36 में से 15 को माइनस करना, यानी कि 21 बच रहा, बड़ी संख्या माइनस की, माइनस का 21। ये आया समीकरण नंबर 2। कितना आया समीकरण नंबर 2। देखिए हमारे पास में समीकरण 1 और समीकरण 2 आ चुका है। अब यहाँ से x का मान रख लेंगे, क्या लिख लेंगे x का मान। जैसे x का मान लिखेंगे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैं इस समीकरण को थोड़ा सा और सोल्व कर लेता हूँ। मैंने x का x लिखा, 9y का 9y, -4 का -4, 11 गुणे में भाग में, ये समीकरण नंबर आप कर दो, इसको 3 कर दो, कितना कर दो 3, इसको 2 कर देते हैं और इसको 3 कर देते हैं, कितना 3, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू, समीकरण 2 से x की वैल्यू 3 में रखेंगे। यहाँ पे लिखे समीकरण 2 में, समीकरण 3 में समीकरण 2 से x का मान रखने पर, क्या करने पर, रखने पर, देखिएगा हमारे पास में है 6x, क्या है 6, x की वैल्यू कितनी है 9y -4 बटाव में कितना है 11 लिखा, ये बराबर है, और साथ में देखिएगा ये 5y और माइनस का 21 है, कितना है 21, 6 का गुणा अंदर हो रहा है, 9 छंगानी 54, y -4 का माइनस और -6 चौको 24, 11 का गुणा इधर करना, 11 पंजे 55, y माइनस 11 का गुणा 21 से, किससे 21 से, 11 एकम 11, 1 क्या दूनी 22 और 1 23, 221, कितना आया 221, 54y, ये 54y
इस 55 को इधर लाया, माइनस का 55y, ये माइनस 231 के माइनस 231, प्लस का 24 उधर, माइनस का 24 उधर गया, प्लस का 24, या फिर का चिन्ह 54y में से 55y, 55 में से 54 गया, एक y बचा, बड़ी संख्या माइनस की माइनस, बड़ी संख्या माइनस की माइनस, तो 31 में से 24 माइनस करना, 6 बच रहा है, 6 और 1 7 बच रहा है, तो कितना बचा 207, y बराबर कितना आ रहा 207, दोनों माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, y बराबर कितना आया 207, कितना आया 207, पहली संख्या कितनी आई 207। अब हमें चाहिए x का मान, किसका, x का मान, हम x का मान निकालने वाले हैं, किसका मान निकालने वाले हैं, x का। तो मैं इस तरफ से ये चीजें मिटा रहा हूँ, क्या मिटा रहा हूँ, चीजें, ये चीजें मिटा के यहाँ पे मैं मान लिखने वाला हूँ, y का मान, किसका मान, y का मान, मार्कर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे, यहाँ पे लिख रहा हूँ y का मान, समीकरण किसमें रखेंगे, दो में रखने पर, किसमें रखने पर, दो में रखने पर, दो में रख रहा हूँ। देखिए ये है x बराबर 9 और y -4 बटा में कितना है 11, x बराबर 9 का 9, y का मान आया आपके पास में 207, ये लिखा 207 -4 बटा में कितना 11 बराबर 9 का गुणा, -4 को -4 रहने दो, और 9 का गुणा 9 सातों 63, 63 का 3 हाथ से लगा 6, 9 का गुणा 0 से 0, 6 का 6, 9 दूनी 18, 1863 बटा 11, यानी कि x बराबर आ जाएगा 1863 में से 4 गए 1859 बटा में कितना 11, 11 का भाग लगाओ, 11 एकम 11, 7 बचे इसको दिए 75, 4 छंगे 66, 66 75 में से 66 को माइनस करो, 9 बच रहे 11 9 99, 169, x का मान कितना है 169। फिर आगे थोड़ा सा और मिटाने वाला हूँ मैं, ये देखो ये मिटा दिया, इसको मिटा दिया, फिर अब हम आगे लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, तो x बटा y बराबर 169 बटा में कितना 207, ये आपकी क्या आई भिन्न, इसको क्या करोगे उत्तर, ठीक है। ये डिवाइड हो रहे हो तो डिवाइड कर देना, नहीं हो रहे 169 बटा 207, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अगली प्रश्नावली, कौन सी प्रश्नावली, अगली प्रश्न, तब तक के लिए धन्यवाद।